हेलो फ्रेंड्स, लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली जीके एंड करंट अफेयर 11 और 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आप सभी के सामने लेकर हाजिर हैं, जो कि आने वाले केवीएस एग्जाम, एनवीएस एग्जाम और DSSB के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर आपके ऑप्शन है 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या फिर 12 जुलाई। तो यहां पर करेक्ट आंसर है 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह सिलसिला 1990 से चल रहा है। साल 1989 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। इसके अगले साल यानी 1990 में पहली बार दुनिया के 90 देशों में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। क्वेश्चन में आप पूछा जाता है पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो 1990 में मनाया गया। और हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। When has नेशनल फिश फार्मर्स डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया है? तो यहां पर आपका ऑप्शन है 7 जुलाई, 10 जुलाई, 5 जुलाई या फिर 9 जुलाई। तो यहां पर करेक्ट आंसर है 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। यह 65वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है जो पूरे देश में मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष ये वार्षिक आयोजन प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी अलिन कुन्ही की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 को ओडिशा के अंगुल में प्रमुख कॉर्प के सफल प्रजनन को प्राप्त करने में उनके योगदान के लिए देश में पहली बार प्रशासन के माध्यम से मनाया गया 10 जुलाई को। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the World Population Prospects 2022 reports, India is projected to overtake China as the world's most populous country in which year? World Population Prospectus 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है? तो यहां पर आपके ऑप्शन है 2022, 2023, 2026, 2029, 2022, 23, 26 या फिर 29 में। तो यहां पर करेक्ट आंसर है 2023 में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टिव 2022 रिपोर्ट का अनुमान है कि इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ देगा, नंबर 1 बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधिकारिक जनसंख्या अनुमानों के 27वें संस्करण को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 शीर्षक से जारी किया। इस प्रकाशन के अनुसार भारत के 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है। वैश्विक जनसंख्या के 15 नवंबर 2022 तक 8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अगर पूरे विश्व की जनसंख्या की बात की जाए तो 8 बिलियन होने वाली है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन। Who is the winner of the Wimbledon men's title in 2022? 2022 में विंबलडन पुरुष खिताब के विजेता कौन है? तो यहां पर आपके ऑप्शन नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, निक किर्गियोस या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच, जिन्होंने 2022 में विंबलडन पुरुष का खिताब जीता है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, यह है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन का टाइटल एक बार फिर अपने नाम किया। उन्होंने विंबलडन 2022 पुरुष के एकल के फाइनल मुकाबले में निक किर्गियोस को मात दी। किसको मात दी है? निक किर्गियोस को मात दी है। इन्होंने विंबलडन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। OALF and HELF which are sometimes seen in the news are associated with which field? OALF और HELF जो कभी कभी खबरों में देखे जाते हैं, किस क्षेत्र से जुड़े हैं? क्या वो ऑयल के क्षेत्र से जुड़े हैं, फिशिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, समुद्र के क्षेत्र से जुड़े हैं या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑयल। OALF और HELF तेल के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो कि खबरों में देखे जाते हैं। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, हेल्प की फुल फॉर्म ये है। तेल और गैस खोजने और उत्पादन करने के लिए एक नई नीति वर्ष 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ये एक पॉलिसी है। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम, OALF की फुल फॉर्म ये है कि 7 बोली दौर संपन्न हुए हैं। अब तक 134 अन्वेषण और उत्पादन ब्लॉक प्रदान किए गए। हाल ही में 7वीं बोली के दौर में ONGC ऑयल और गेल को तेल और गैस खोजने और उत्पादन के लिए प्रस्तावित 8 ब्लॉकों में से अधिकांश ब्लॉक मिले हैं। तो HELF हेल्प की फुल फॉर्म ये है और ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम OALF की फुल फॉर्म ये है। और दोनों ही जो है ये नीतियां जो है ये ऑयल के तेल के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं।
आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कानागनहल्ली विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज एन एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कानागनहल्ली जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर या फिर नागालैंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कानागनहल्ली जो है एक प्राचीन बौद्ध स्थल कर्नाटका में स्थित है, जिसका अभी तक संरक्षण नहीं किया जा रहा था। कानागनहल्ली कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी के तट पर एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। यह सन्नति स्थल का एक भाग है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अब इस बौद्ध स्थल पर संरक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। सिंगलीला नेशनल पार्क विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो क्या तेलंगाना में स्थित, तमिलनाडु में स्थित, कर्नाटका या फिर वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सिंगलीला नेशनल पार्क स्थित है। और ये क्यों अभी खबरों में रहा है, पश्चिम बंगाल के सिंगलीला नेशनल पार्क ने 5 साल की अवधि में लगभग 20 लाल पांडा को रिहा करने का कार्यक्रम शुरू किया है। पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने 20 लाल पांडा, जो लाल पांडा की अपना साइंटिफिक नेम है वो यह है, एलुरस फुल्गेंस को जंगलों में छोड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। इसलिए ये खबरों में रहा है और कई बार एग्जाम्स में ऐसे ही नेशनल पार्क्स को पूछ लिया जाता है जो कि ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये भी, एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस व्हाट इज द एप्लीकेबल जीएसटी रेट फॉर सेल ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। वित्त मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है। क्या वो 0% है, 2% है, 2.25% है या 1.25% है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 0%। भारतीय झंडे की बिक्री पर कोई भी जीएसटी दर लागू नहीं है। वित्त मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री को वस्तु एवं सेवा कर से छूट दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चाहे मशीन से बना हो या पॉलिएस्टर का, वस्तु एवं सेवा कर से मुक्त है। कपास, रेशम, ऊन या खादी से बने हुए, हाथ से बुने हुए, हाथ से काते गए राष्ट्रीय झंडे पहले से ही जीएसटी से मुक्त, मतलब झंडा किसी प्रकार से बना हुआ हो वो आपका 0% की दर है, उस पर जीएसटी से मुक्त है। हु हैज रिसेंटली वॉन द विंबलडन वुमेन सिंगल्स टाइटल। हाल ही में विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ऑन जैब्योर, एलेना रायबाकिना, असित रथ या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एलेना रायबाकिना, जिन्होंने विंबलडन का वुमेन्स का सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यह है एलेना रायबाकिना। कजाकिस्तान के एलेना रायबाकिना ने ट्यूनीशिया की ऑन जबूर को हराकर विंबलडन में 3 सेटों में महिला एकल का खिताब जीता। अपने और अपने देश के लिए ऐतिहासिक पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने ये इनका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है जो इन्होंने अपने देश के लिए जीता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट टू इन्वेस्ट 300 करोड़ इन चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स। कौन सा राज्य बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन है असम, मेघालय, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो यहां पर करेक्ट आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य जो है वो चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम में 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपीस खर्च करेगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने सरकार की घोषणा की है कि सरकार ने प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रम में निवेश करने के लिए बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। डीईआरटी के निर्माण पर अनुमानित 8.33 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राज्य और प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रम में निवेश करने के लिए एक रोड मैप को लेकर आया है। और मेघालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग है। यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड कांगकोल संगमा है और राज्यपाल यहाँ कर अभी सत्यपाल मलिक जी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खारची फेस्टिवल सेलिब्रेट्स इन विच स्टेट। खारची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बिहार, कर्नाटका, केरला या फिर त्रिपुरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है खारची महोत्सव जो है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। खारची पूजा एक साथ 14 देवताओं की पूजा के साथ सदियों पुरानी 7 दिवसीय रंगीन खारची पूजा त्रिपुरा में पारंपरिक उत्साह और अनुष्ठानों के साथ शुरू हुई है। खर का अर्थ है पाप और ची का अर्थ है सफाई। ढोल की थाप के बीच रंग बिरंगे मार्की रोशनी, धार्मिक संस्कार और मंत्रों के जाप के साथ त्योहार में 14 देवताओं, जिनमें शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अवधि जो जल के देवता हैं, चंद्र, गंगा, अग्नि शामिल सभी देवताओं की पूजा की जाती है। कामदेव और हिमाद्री से शुरुआत होती है। और त्रिपुरा में और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें गरिया पूजा, नीरमहल जल उत्सव, पौष संक्रांतियां, तीर्थमुख मेला और अशोकाष्टमी पर्व, ये त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर रिसेंटली।
हाल ही में नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है आर.के. गुप्ता जी को। आर.के. गुप्ता जी को नया उपचुनाव आयुक्त बनाया गया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में वरिष्ठ नौकरशाह आर.के. गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह टी श्रीकांत की जगह लेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी राजीव कुमार जी हैं और चुनाव आयुक्त जो है अनूप चंद्र पांडे हैं। विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट 36th नेशनल गेम? 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करने जा रहा है? यहाँ पर आपके ऑप्शन राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर गुजरात। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात जो है 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। उनको ये मौका मिला है। गुजरात 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ये राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के 36वां संस्करण है कि मेजबानी करेगा। ये पहली बार है कि गुजरात इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। 7 साल के अंतराल के बाद यह आयोजन गुजरात के 6 शहरों में होगा, जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर शामिल होगा। एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, जूडो, कुश्ती, कबड्डी और खो खो जैसे इंडोर और आउटडोर खेलों सहित 34 से अधिक विषयों में देश के 7,000 से अधिक शीर्ष खिलाड़ियों के प्रदर्शन की उम्मीद है। यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का पिछला संस्करण 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। महामारी सहित विभिन्न कारणों से खेलों का आयोजन अब 7 साल के अंतराल के बाद किया जा रहा है। हु लॉन्च्ड स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो बुक? स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है गृह मंत्री अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, नितिन गडकरी जी या फिर मीनाक्षी लेखी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मीनाक्षी लेखी जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की स्मृति में गुजराती में एक पुस्तक का विमोचन किया है। स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो नामक पुस्तक 75 स्वतंत्रता सेनानियों का जश्न मनाती है और देश के लिए उनके द्वारा दिए गए बलिदानों की कहानियों को साझा करती है। यह पुस्तक देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट? की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भी हाल ही में इनका निधन हुआ है। भारतीय इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर है बी.के. सिंघयाल। इनको भारतीय इंटरनेट का जनक कहा जाता है। यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यह है बी.के. सिंघयाल जी। विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेंद्र कुमार सिंघल, बी.के. सिंघल भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में अग्रणी थे और उन्हें भारतीय इंटरनेट का जनक कहा जाता था। उनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सिंघल की सबसे बड़ी उपलब्धियां 1995 में इंटरनेट को भारत में लाना था, जहां तब तक भारत इंटरनेट के मूल संस्करण का उपयोग कर रहा था, जिसे ई-आर-नेट कहा जाता था, जो कि शैक्षणिक संस्थाओं तक सीमित था। और इंपॉर्टेंट और इसलिए हो जाते हैं, एक पुस्तक है इनकी टेलीकॉम मैन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन इंडिया डिजिटल रिवॉल्यूशन। ये इन्होंने श्री सिंघल द्वारा पत्रकार और साथ ही आईआईटीएन संदीपियन देव के साथ लिखी गई पुस्तक है, जो कि इन्होंने और आईआईटीएन संदीपियन देव के साथ लिखी गई पुस्तक है। पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था, हु हैज एडिटेड द बुक गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग रिसेंटली? हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग पुस्तक का संपादन किसने किया? तो यहाँ पर इसका उत्तर है गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसे जादवपुर विश्वविद्यालय कुलपति सुरंजन दास द्वारा संपादित किया गया है। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं सुरंजन दास जी, उन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया है। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू कनेक्ट वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट विद ओएनडीसी? हाल ही में कौन सा राज्य एक जिला उत्पाद को ओएनडीसी से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट पसंद है, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।